हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत ऑसम होंगे, फैंटास्टिक होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट इंग्लिश मीडियम के लिए। तो दोस्तों पिछले पार्ट में हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ रहे थे और हमने फर्स्ट जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा था वो पढ़ा था फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, कंपोनेंट्स की फिजिकल स्टेट के बेसिस पे। वो तीन टाइप के थे, गैसियस, लिक्विड और सॉलिड। तो फिर उनको भी थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो आप एक बार उसको चेक करें। दोस्तों अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, बट ये किस बेसिस पे है? ये है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। किस बेसिस पे है कि सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट है, कितने सब्सटेंस है। तो देखिए इस बेसिस पे हम बेसिकली सॉल्यूशन को तीन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है बाइनरी सॉल्यूशन, दूसरा है ट्राइनरी सॉल्यूशन, तीसरा है पॉलिनरी सॉल्यूशन। दोस्तों बाय का मतलब होता है टू, बाय का मतलब क्या होता है? टू। ट्राई का मतलब थ्री और पॉली मतलब होता है मैनी। क्या होता है? पॉली मतलब होता है मैनी। तो बाइनरी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट होंगे दोस्तों? दो। ट्राइनरी में कितने कंपोनेंट होंगे? थ्री कंपोनेंट्स। और पॉलिनरी में कितने होंगे? मैनी, बहुत सारे। द सॉल्यूशन इन विच टू कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इन विच कितने दोस्तों? टू कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। ऐसे ही ये डेफिनेशन बनेगी, द सॉल्यूशन इन विच थ्री कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट कॉल्ड। ऐसे ही मेनी कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट कॉल्ड। अब दोस्तों दो ही कंपोनेंट है तो आप जानते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट होता है वो कितना होता है? एक ही होता है। तो बाइनरी सॉल्यूशन में एक सॉल्वेंट होगा और एक ही क्या होगा? सॉल्यूट होगा। बात करें ट्राइनरी की, तीन कंपोनेंट है तो एक तो सॉल्वेंट और बचे दो, रिमेनिंग दो सॉल्यूट। और पॉलिनरी में एक सॉल्वेंट है और अदर्स जो भी रिमेनिंग है वो सब क्या है? पॉलिनरी सॉल्यूट, मतलब वो सब सॉल्यूट है। ऐसे सॉल्यूट वर्क करेंगे। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं H2 प्लस सॉल्ट, कितने कंपोनेंट है? दो, तो बाइनरी है। H2 प्लस सॉल्ट प्लस शुगर, कितने कंपोनेंट है? तीन, तो ट्राइनरी है। और पॉलिनरी के बहुत सारे एग्जाम्पल अपन बना सकते हैं, जैसे शिकंजी हो गई, पानी होता है उसमें वाटर होता है सॉल्वेंट, बाकी लेमन जूस, शुगर, सॉल्ट, जो भी और अदर चीज़ें आप डाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये सॉल्यूशन है। अपने कोर्स में ज़्यादा बात किसकी की जाएगी? बाइनरी सॉल्यूशन की। ठीक है, अपने कोर्स में ज़्यादा बात किसकी होगी? बाइनरी सॉल्यूशन की होगी। तो यह है दोस्तों। अब दोस्तों अपना अगला जो टॉपिक है वो पढ़ते हैं, वो है टर्मिनोलॉजी फॉर सॉल्यूशन। क्या है? टर्मिनोलॉजी फॉर सॉल्यूशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेसिस पे अपन फॉर्मूले सीखेंगे और न्यूमेरिकल्स करेंगे। दोस्तों अपन ए किसके लिए यूज़ करेंगे? सॉल्यूट के लिए। आप चाहो तो बी भी यूज़ कर सकते हो, और बी किसके लिए यूज़ करेंगे? सॉल्वेंट के लिए। आप चाहो तो बी सॉल्यूट कर सकते हो, ए सॉल्वेंट कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। बट मैं जो ले रहा हूँ रेफरेंस, वो क्या ले रहा हूँ? ए किसके लिए? सॉल्यूट के लिए। बी किसके लिए? सॉल्वेंट। ए फॉर सॉल्यूट, बी फॉर सॉल्वेंट। और कुछ भी नहीं लगाऊँ, नथिंग, कुछ भी अगर मैं नहीं लगा रहा हूँ तो वो किसके लिए है? सॉल्यूशन के लिए। ठीक है दोस्तों। डब्ल्यू मतलब क्या होता है? वेट, मास। वेट या मास, वेट और मास होता है ऑफ सब्सटेंस। वी होता है वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, डी होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, और एम होता है मॉलिक्यूलर वेट। क्या होता है? मास नहीं होता दोस्तों, कैपिटल एम होता है मॉलिक्यूलर वेट और मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। या तो आप मॉलिक्यूलर वेट बोलेंगे या मोलर मास बोलेंगे। ठीक है, अब बात करें अपन दोस्तों, जैसे हमने WA लिख दिया। क्या लिख दिया? दोस्तों जैसे हमने WA लिख दिया तो WA क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट। A W होता है मास, A किसके लिए? सॉल्यूट के लिए, तो मास ऑफ सॉल्यूट। WB मास ऑफ सॉल्वेंट, और ओनली W लिखा मैंने तो मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों। VA लिख दिया तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। VB लिख दिया तो वॉल्यूम, V क्या है? वॉल्यूम, B क्या है? सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। और ओनली V लिख दिया तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे ही M होता है मॉलिक्यूलर वेट। A किसके लिए? सॉल्यूट के लिए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। MB मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट।
ऐसे डी होता है डेंसिटी, डी ए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डी बी डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट, ओनली डी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। दोस्तों ये टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ जानी चाहिए, ये अपने बहुत सारा ज़्यादा यूज़ होने वाली है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे अपन बढ़ते हैं। और दोस्तों अपन बात करते हैं किसकी, कंसंट्रेशंस की। इसकी बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन कंसंट्रेशन को समझे कि क्या होती है। दोस्तों जैसे अपने पास एक सॉल्यूशन है, इसमें वाटर है और शुगर है। वाटर है इसके अंदर कितने ग्राम, 95 ग्राम, और शुगर है कितने ग्राम, 5 ग्राम। टोटल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, टोटल सॉल्यूशन हो जाएगा 100 ग्राम। दोस्तों वाटर कितना है, 95 ग्राम, शुगर कितनी है, 5 ग्राम। ठीक है, टोटल सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम। तो दोस्तों अपन को इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बताना है। तो जनरली क्या होता है, जब भी किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बताते हैं तो अपन अमाउंट बताते हैं किसका, सोल्यूट का। किसका बताते हैं, सोल्यूट का अमाउंट अपन को बताना पड़ेगा। किस में बताना पड़ेगा, अपन को बताना पड़ेगा डेफिनेट अमाउंट ऑफ सोल्यूट, सोलवेंट में, या डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में। अपन को बोलना पड़ेगा कि यहाँ पर 5 ग्राम शुगर किस में डिजोल्व है, 95 ग्राम वाटर में। या फिर अपन को बोलना पड़ेगा 5 ग्राम शुगर किस में डिजोल्व है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। ठीक है दोस्तों, तो यही होता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में किसका अमाउंट बताया जाता है, सोल्यूट का। किस में बताया जाता है, सॉल्वेंट में, डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, और किस में, डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में। तो उसी को अपन क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। और उस दौरान क्या होना चाहिए, टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए, जनरली टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, प्रेशर का थोड़ा गैस पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, देखो मैं सॉल्यूशन का जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन वो किस में एक्सप्रेस किया जाता है, किस में एक्सप्रेस होता है, कंसंट्रेशन में। और कंसंट्रेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, बताया मैंने आपको, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच डिजोल्व इन डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। देखिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है दोस्तों, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, बताया था मैंने आपको, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच डिजोल्व इन डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और उस इस डेफिनेशन में क्या होगा, टेम्परेचर और प्रेशर भी कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, बट ये एक सिंपल डेफिनेशन है। अब देखो कई टाइप्स की कंसंट्रेशन होती है, तो उनकी अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपने कंसंट्रेशन आएगी मास परसेंटेज, जिसको मास परसेंटेज बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं दोस्तों परसेंटेज, इसको डिनोट करते हैं परसेंटेज WW से। जैसे परसेंटेज WW से। तो मास परसेंटेज क्या होता है दोस्तों, तो मास पर देखो परसेंटेज की बात हो रही है, मतलब जब भी परसेंटेज की बात होती है तो परसेंटेज में किस में देखते हैं, 100 में देखते हैं। तो आपको क्या करना है, देखो परसेंटेज WW है, परसेंटेज W/W। तो आपको क्या करना है, मास ऑफ सोल्यूट देखना है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। जैसे मेरे पास मान लो एक सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन कितने ग्राम है, 500 ग्राम। ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कितने ग्राम है, 500 ग्राम है। और इसमें सोल्यूट कितना ग्राम है, 5 ग्राम या 50 ग्राम। सोल्यूट कितने ग्राम भैया, 50 ग्राम। ठीक है दोस्तों, तो अपन को देखना है कि 500 ग्राम में, 500 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट है, 50 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 50/500। तो 100 ग्राम में कितना हो जाएगा, 50/500 × 100। तो इसे ही, इसको तो आप कैंसिल करोगे तो 10 ग्राम आएगा। इसे ही अपन क्या कहते हैं दोस्तों, परसेंटेज WW, मास परसेंटेज कहते हैं। यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट डिसोल्व है, द मास ऑफ सोल्यूट। लेकिन वो सोल्यूट का अमाउंट अपन को किस में लेना है, ग्राम में। द मास ऑफ सोल्यूट
ग्राम्स प्रेजेंट इन, या डिजोल्व इन आप कह सकते हो, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड मास परसेंटेज। ओके दोस्तों, द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, डिजोल्व इन भी कर सकते हो आप, इज कॉल्ड मास परसेंटेज। अब दोस्तों देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा। इसका फॉर्मूला के लिए आपको करना पड़ेगा परसेंटेज डब्ल्यू का अपन को फॉर्मूला देखना है, तो ऊपर आपको अमाउंट रखना पड़ेगा सोल्यूट का और नीचे रखना पड़ेगा सॉल्यूशन का। ये किसके लिए होता है? 1 ग्राम के लिए। भाई पर ग्राम सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट डिजोल्व है। फिर अगर इसको अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितने ग्राम के लिए हो जाता है? 100 ग्राम। तो फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? डब्ल्यू ए क्या है दोस्तों यहाँ पे? मास ऑफ सोल्यूट। नीचे क्या आएगा? डब्ल्यू मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अब बिकॉज डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। अपन बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, 2 ही कंपोनेंट है उसके अंदर, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, फॉर्मूला आप याद रखिए। तो इसमें आप इसको पुट कर दो वैल्यू को, तो परसेंटेज डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई सो। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा मास परसेंटेज। और ये मास परसेंटेज दोस्तों किसका निकलेगा? क्योंकि मास परसेंटेज आप सोल्यूट का भी निकाल सकते हैं और सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं, कि कोई भी सॉल्यूशन में कोई भी कंपोनेंट हो उसका निकाल सकते हैं। उसका तरीका क्या रहेगा? जिसका आप मास परसेंटेज निकाल रहे हो, जिस कंपोनेंट का आप मास परसेंटेज निकालोगे उसका मास ऊपर आएगा और टोटल सॉल्यूशन का मास कहाँ आएगा? नीचे। उसका मास ऊपर आएगा, टोटल सॉल्यूशन का नीचे आएगा। जैसे आपको अगर सॉल्वेंट का निकालना था तो कैसे निकालते? तो डब्ल्यू भी ऊपर आता क्योंकि सॉल्वेंट का मास ऊपर आता और टोटल सॉल्यूशन का कहाँ आता? नीचे आता। तो आप किसी भी कंपोनेंट का मास परसेंटेज निकाल सकते हो। अगर मान लो 2 ही कंपोनेंट है तो एक का मास परसेंटेज मान लो 40% आ रहा है, तो दूसरे कितना आएगा? 60%, क्योंकि 2 ही कंपोनेंट है। सभी का टोटल परसेंटेज कितना होता है? 100 होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये ऐसा है। तो एक बार देख लेते हैं अपन इसका फॉर्मूला। परसेंटेज डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू मल्टीप्लाई सो। परसेंटेज डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू की जगह अपन ने क्या पुट कर दिया? डब्ल्यू की जगह क्या पुट कर दिया? डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई सो। तो आप फॉर्मूले को अच्छी तरह लर्न करोगे दोस्तों। अच्छा, अब अपन ये देखते हैं कि इस ये जो कंसंट्रेशन है ये यूनिटलेस है या फिर इसकी यूनिट होगी। तो दोस्तों ये कैसा यूनिटलेस? कई लोग इसका रीजन ये देते हैं कि ऊपर भी मास है नीचे भी मास है, तो मास से मास कैंसिल हो जाएगा। पर दोस्तों ऐसा नहीं है। इसका जो और अधिक सही रीजन है वो ये है कि ये परसेंटेज क्या, ये एक परसेंटेज और परसेंटेज का कोई रीजन, परसेंटेज की कोई यूनिट नहीं होती, वो एक ज़्यादा बेटर रीजन है इसका। ठीक है, ये क्यों है यूनिटलेस? क्योंकि ये परसेंट है और परसेंट यूनिट नहीं होती। ठीक है दोस्तों, परसेंट होता है 20%, 30%। ठीक है, तो इट इज़ यूनिटलेस एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब देखो कंसंट्रेशन 2 टाइप की होती है, एक तो टेम्परेचर के साथ वेरी करती है और एक टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करती। टेम्परेचर के साथ वेरी करने वाली कंसंट्रेशन को अपन कहते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट, और वेरी नहीं करने वाली कंसंट्रेशन को कहते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? तो दोस्तों इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि उस कंसंट्रेशन में कहीं पे वॉल्यूम का यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप देख लीजिए इसमें कहीं वॉल्यूम का यूज़ हो रहा है, ऊपर भी मास है नीचे भी मास है, तो वॉल्यूम नहीं आ रहा। अगर वॉल्यूम नहीं आता है तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, और वॉल्यूम आता है तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। क्योंकि दोस्तों टेम्परेचर बढ़ाने पर सब्सटेंस का, चाहे वो सोल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो, सब्सटेंस का वॉल्यूम या तो इंक्रीज होता है, बढ़ाओगे तो इंक्रीज होगा, और घटाओगे तो जनरली डिक्रीज होगा। तो टेम्परेचर वेरी करने पर वॉल्यूम वेरी होता है, और अगर वॉल्यूम वेरी होगा तो ही कंसंट्रेशन वेरी होगी। तो यहाँ पर फॉर्मूले में कहीं वॉल्यूम नहीं है, तो फिर ये कंसंट्रेशन कैसी रहेगी? ये कंसंट्रेशन कैसे रहेगी दोस्तों? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहेगी। तो दोस्तों ठीक है, आपको समझ में आ गया परसेंटेज डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू मल्टीप्लाई सो। परसेंटेज डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई सो। फॉर्मूले आप अच्छी तरह याद कर लीजिए दोस्तों, तभी आप न्यूमेरिकल कर पाओगे इजीली, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, बाकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप ये टर्मिनोलॉजी अच्छी तरह सीखिए, और एक जो कंसंट्रेशन मैंने बताई उसको अच्छी तरह आप याद कर लीजिए।